आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज के इस वीडियो में हम डस्ट ऑफ स्नो जो पोयम है फर्स्ट फ्लाइट की उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, क्लास 10th की इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें अ लेटर टू गॉड चैप्टर के बाद पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसकी एक्सप्लेनेशन तो हम समझ ही चुके हैं, बिल्कुल अच्छे से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। थिंकिंग अबाउट पोयम लिखा है यहाँ पे, दिस पोएम प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सीम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। अब ये जो पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, ये तो बहुत सिंपल से किसी मोमेंट को दिखा रही है। ठीक है, बहुत सिंपल से किसी मोमेंट को दिखा रही है कि पोएट जा रहे थे और उनके ऊपर क्रो एक हैमलॉक ट्री पे जाके बैठा, या फिर एक हैमलॉक ट्री पे था एक क्रो जिसने पोएट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को गिरा दिया। उसकी वजह से पोएट का जो दिन था वो ख़राब होने से बच गया। ठीक है, ये दिखाती है, बस ये सिंपल सा एक मोमेंट दिखाती है ये पोएम, लेकिन हाँ उसका मतलब जो है, उसका मीनिंग जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, उससे जो मैसेज मिल रहा है वो बहुत बड़ा है। कंपेयर दिस अदर कोटेशन फ्रॉम रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑलवेज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, अ लिटिल थिंग टच अ लार्जर थिंग। अब यही जो कोटेशन है, एक और कोट दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि हमेशा एक बड़ा सिग्निफिकेंस होना चाहिए कि एक छोटी चीज़ जब किसी बड़ी चीज़ को टच करेगी। ठीक है, अब इसी से इसे कंपेयर करना है, बस ऐसे ही इसमें लिखा गया है, ये आपको करना है खुद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है? व्हाट डज द पोइट से हैज़ चेंज हिज मूड। पोइट किसे कहते हैं कि किस चीज़ ने उनका मूड चेंज कर दिया। हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज, और पोइट का मूड चेंज कैसे हुआ। तो देखिए आंसर है, द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द लिटिल पार्टिकल ऑफ स्नो दैट गेट फ्रोजन ऑन द लीव्स ऑफ प्लांट एंड ट्रीज। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है कि ये जो स्नो के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ट्रीज़ पे और प्लांट और ट्रीज़ पे, उनकी जो लीव्स पे जम जाते हैं छोटे छोटे स्नो के पार्टिकल्स, उन्हें कहते हैं डस्ट ऑफ स्नो। द पोइट वॉज इन सैड मूड, पोइट जो थे ना वो थोड़े सैड मूड में थे। बट व्हेन अ क्रो शुक हिज बॉडी, लेकिन जब एक क्रो ने अपनी बॉडी को शुक किया, हिलाया, तो क्या हुआ, सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, तो कुछ स्नो के पार्टिकल्स जो थे वो पोइट के ऊपर जाके गिर गए, क्योंकि वो पेड़ पे बैठा था और फिर उसने अपनी बॉडी को हिलाया थोड़ा, तो जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोइट के ऊपर जाके गिर गई, विच चेंज्ड हिज मूड बिकॉज ही हैड बिकम हैप्पी। और इसकी वजह से उनका मूड जो क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों हो गया चेंज? क्योंकि जब डस्ट ऑफ स्नो उन पे गिरी तो उन्हें हैप्पी फील होने लगा और उसकी वजह से उनका मूड भी चेंज हो गया। ठीक है, मतलब वो जो स्नो उनके ऊपर गिरी उसकी वजह से उनका मूड हैप्पी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम में नेचर को किस तरीके से किया है। हाँ, द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके जब आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको आंसर सोचने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम। मतलब वो कौन कौन सी बर्ड है जिनका यूज़ अक्सर पोएम्स में किया जाता है। मतलब जैसे पोएम्स लिखी जाती हैं तो ज़्यादातर उन बर्ड्स का नाम यूज़ किया जाता है। डू यू थिंक अ क्रो इज़ ऑफन मेंशन इन पोएम। क्या आपको लगता है कि आपने या फिर कोई ऐसी पोएम पढ़ी है जिसमें कि क्रो को मेंशन किया जाता हो। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। और जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कैसी इमेजेस आती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। आंसर है कि देखिए, आपने नॉर्मली जो भी पोएम्स पढ़ी होंगी
तो आपने नॉर्मली पोएम्स में देखा होगा कि कक्कू यानी कि कोयल, नाइटिंगेल्स, बुलबुल, स्पैरो, गौरैया, इनका यूज़ किया जाता है पोएम्स में। इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है, इनके बारे में बताया जाता है ना। इन बर्ड्स का यूजुअली नाम दिया जाता है पोएम में, ठीक है। अब आगे हमसे पूछा कि आपको लगता है कि पोएम्स में क्रो को मेंशन किया जाता है? तो बिल्कुल नहीं है ऐसा, कि बहुत कम पोएम्स होती हैं या ना के बराबर ही कुछ ऐसी पोएम्स होती है जिसमें क्रो को मेंशन किया जाता हो नेचर की ब्यूटी को शो करने के लिए, कुछ भी, ठीक है। फिर आगे है व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। जब आप एक क्रो के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में कैसी इमेजेस आती हैं? तो व्हेन आई थिंक ऑफ अ क्रो, इट्स हार्श वॉइस एंड ब्लैक कलर कम इनटू माय माइंड। और जब मैं जब भी क्रो के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले उसकी हार्श वॉइस, जो उसकी आवाज़ होती है वो, और उसका ब्लैक कलर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन व्हाट अ हेमलॉक ट्री। अब फिर से है व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? Why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as maple, oak or a pine? अब ये हमसे कहता है कि हेमलॉक ट्री का क्या मतलब होता है, और पोइट ने किसी ब्यूटीफुल ट्री के बारे में क्यों नहीं लिखा? जैसे कि मैपल ट्रीज़ होते हैं, ओक ट्री होता है, पाइन ट्री होता है, ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, तो पोइट ने इनके बारे में ना लिख के एक हेमलॉक ट्री के बारे में क्यों लिखा? अच्छा, हेमलॉक ट्री क्या होता है? हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री विद वाइट फ्लावर्स। एक हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है, ठीक है, जहरीला पेड़ होता है जिसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। द पोइट डजंट टॉक अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन बिकॉज ही थिंक्स द नेचर हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल ब्यूटी टू एवरी ट्री। अब पोइट ने मैपल, ओक या फिर पाइन ट्री के बारे में क्यों नहीं बोला? क्योंकि पोइट को लगता है, या पोइट ऐसा सोचते हैं कि नेचर ने हर पेड़ को इक्वल ब्यूटी दी है, ठीक है। नेचर ने, गॉड ने इस हर पेड़ को इक्वल ब्यूटी दी है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही पेड़ ब्यूटीफुल हैं, जो पॉइजनस है वो ब्यूटीफुल नहीं है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने यहाँ पे हेमलॉक ट्री का यूज़ किया है कि नेचर ने हर एक पेड़ को इक्वल ब्यूटी दी है, हर एक पेड़ ब्यूटीफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सॉरो। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि क्रो और हेमलॉक जो हैं वो किस चीज़ को शो करते हैं, जॉय यानी कि खुशी की चीज़ को, या फिर सॉरो यानी कि किसी दुख की चीज़ को। तो देखिए, आपने वैसे भी पहले भी पढ़ा होगा, तो या फिर आपने पहले भी यही सोचा होगा कि क्रो और हेमलॉक ट्री जो होते हैं, ये दोनों ही, क्रो बहुत काला होता है और इसकी वॉइस अच्छी नहीं होती है, हेमलॉक ट्री भी कैसा होता है, पॉइजनस होता है। तो ये सब क्या करते हैं, सॉरो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरीके से दुख को, ये कुछ खुशी नहीं ला रहे, है ना। लेकिन बट अब आपने इस पोएम को पढ़ा है, इस पोएम के थ्रू पोइट ने आपको ये मैसेज दिया है कि ज़रूरी नहीं है कि जो हर चीज़ बेकार होती है ना। मतलब नेचर ने हर चीज़ को बनाया है तो उसकी खुद की एक ब्यूटी है, वो खुद सुंदर है, और कभी कभी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हमारी लाइफ में कुछ अच्छा कर जाती हैं। तो इस वजह से इस पोएम के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट जॉय। क्रो और हेमलॉक ट्री जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं, खुशी को रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सीक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। ओके, अब जब क्या कहते हैं, क्रो ने हेमलॉक ट्री पे से उस डस्ट ऑफ स्नो को पोइट के ऊपर गिराया था, मतलब शेक किया था, तो मतलब इसका क्या मतलब है, इससे क्या फ़र्क पड़ा पोइट की लाइफ में? तो यहाँ पे है दे ब्रिंग हैप्पीनेस इन द पोइट्स डे। इसकी वजह से क्या हुआ, पोइट का जो दिन था उसमें खुशी आ गई, क्योंकि वो पहले बहुत सैड था, और जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर आके गिरी तो वो क्या हो गया, हैप्पी हो गया, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर कोल्ड, ग्लूमी एंड ड्राई विंटर। और यहाँ पे मतलब कि ये डस्ट ऑफ स्नो जो है, ये क्रो ने शेक ऑफ किया एक हेमलॉक ट्री से, तो इसका मतलब ये है कि मौसम कैसा है, कोल्ड है, ग्लूमी है, और कैसा है, विंटर का है, सर्दी का मौसम है,
ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, पॉइंट पे कैसा इफ़ेक्ट पड़ता है कि उसका जो डे होता है वो अब ख़राब नहीं होता, वो बच जाता है, उसका मूड अच्छा हो जाता है, ठीक है, उस बर्फ़ के उस पर गिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फील डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने डिप्रेस और होपलेस फील किया हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे? अब आपने क्या ऐसा कुछ मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा, पहले तो आप बहुत ज़्यादा बुरे मूड में हो, डिप्रेस हो, होपलेस हो, लेकिन फिर उसकी वजह से, उस इंसिडेंट की बाद आपका मूड अच्छा हो जाए? तो आपने क्या ऐसा कोई मोमेंट एक्सपीरियंस किया है जैसे पॉइंट ने किया? अगर किया है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर जो है ये आपको खुद करना है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि क्या आपने ऐसी चीज़ को कभी एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो अब आज सिर्फ इतना ही था। आज हमने क्वेश्चन आंसर देख लिए डस्ट ऑफ स्नो पोएम के। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।